इस मूवी की कहानी एलियन कोवेनेंट मूवी के कहानी के लगभग 18 साल बाद की कहानी है। अगर आपने इस मूवी के प्रीक्वल प्रोमेथियस और एलियन कोवेनेंट नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब देखते हैं एलियन पार्ट 1। 22वीं सदी में अनंत अंतरिक्ष में थेडस ग्रह खनिज पदार्थ और धातुओं से ओतप्रोत था। पृथ्वी का वेलैंड यूटानी कॉरपोरेशन थेडस ग्रह में खनिज पदार्थ और धातुओं के उत्खनन कार्य में जमकर लगा हुआ था। इसके लिए उन्होंने वहां पर कई रिफाइनरी स्थापित की हुई थी। उन्हीं में से एक रिफाइनरी को लेकर वेलैंड यूटानी कॉरपोरेशन का कमर्शियल स्पेसशिप स्टारशिप नॉस्ट्रोमो थेडस ग्रह से पृथ्वी की ओर लौट रहा था। स्पेसशिप में 7 लोगों का क्रू पृथ्वी के आने तक गहरी लंबी नींद में सो रहा था। इस पूरे समय स्पेसशिप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदर चला रही थी। मदर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्पेसशिप को कंट्रोल करती थी। पूरी स्पेसशिप में सन्नाटा था। अचानक स्पेसशिप की लाइट्स जल उठती है और सभी क्रू मेंबर्स नींद से जाग उठते हैं। उन्हें लगता है कि वे पृथ्वी के करीब आ गए होंगे, इसलिए मदर ने उन्हें जगा दिया। जागने पर सब भरपेट भोजन करते हैं। उनके साथ उनकी एक पालतू बिल्ली भी सफ़र कर रही थी। कुछ देर बाद मदर स्पेसशिप के कैप्टन को बुलाकर उसे उन्हें जगाने की असली वजह बताती है। दरअसल अभी उनका स्पेसशिप अपनी पृथ्वी की ओर यात्रा के आधे रास्ते पर ही पहुंचा था कि मदर ने एक अज्ञात ट्रांसमिशन पकड़ा जो हर 12 सेकंड बाद रिपीट हो रहा था, और अब मदर चाहती थी कि क्रू उस ट्रांसमिशन के सोर्स का पता लगाए। कैप्टन जाकर अपने क्रू मेंबर्स को इस बारे में सूचित करता है, जिस पर स्पेसशिप का चीफ इंजीनियर कहता है कि उनका शिप एक कमर्शियल शिप है, ना कि रेस्क्यू शिप, और इस तरह का काम उसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता। इस पर साइंस ऑफिसर ऐश कॉन्ट्रैक्ट के एक क्लॉज के बारे में बताता है, जिसमें लिखा था कि कोई भी ट्रांसमिशन जो किसी भी प्रकार के एलियन जीवन का संकेत देती है उसके बारे में पता लगाना अनिवार्य है, और अगर उस क्लॉज की अवहेलना की गई तो कंपनी द्वारा दिए गए सारे शेयर्स जब्त कर लिए जाएंगे, और तो और सैलरी के नाम पे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इसके बाद चीफ इंजीनियर मिशन पर जाने के लिए मान जाता है। वे सब उस ट्रांसमिशन को ध्यान से सुनते हैं। उस ट्रांसमिशन में अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे किसी प्राणी की आवाज़। उन्हें वो ट्रांसमिशन कोई SOS यानी कि मदद की पुकार लगता है। स्पेसशिप की नेविगेटर बताती है कि ट्रांसमिशन का सोर्स 12 किलोमीटर दूर एक प्लैनेटॉइड यानी कि एक छोटे प्लैनेट से आ रहा है। उस प्लैनेटॉइड पर एक दिन सिर्फ 2 घंटे की अवधि का था। गुरुत्वाकर्षण लगभग पृथ्वी जैसा ही था, यानी कि वे लोग उस प्लैनेटॉइड की सतह पर चल सकते थे। फिर वे स्पेसशिप को रिफाइनरी से अलग कर रिफाइनरी को वहीं कुछ दूरी पर स्पेस में ही तैरता हुआ छोड़कर उस प्लैनेटॉइड की तरफ कूच कर जाते हैं। प्लैनेटॉइड पर लैंड करते वक्त भारी झटके के कारण स्पेसशिप का बाहरी आवरण क्षतिग्रस्त हो जाता है। इससे स्पेसशिप के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्रू तुरंत आग पे काबू पाती है। स्पेसशिप के 4 में से 3 सेल्स में खराबी आ जाती है। इंजीनियर्स क्षति का मुआयना करके बताते हैं कि उन्हें स्पेसशिप रिपेयर करने में 25 घंटे का वक्त लगेगा। उस प्लैनेटॉइड का वातावरण इंसानी जीवन के लिए प्रतिकूल था, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक थी। इसके अलावा वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड भी थी और वहाँ पर कई ज्वालामुखी भी थे। कैप्टन, सुपरवाइजर और नेविगेटर का 3 सदस्यीय दल ट्रांसमिशन के सोर्स की तलाश में उस प्लैनेटॉइड पर निकल पड़ता है। प्लैनेटॉइड में चट्टानों के बीच से थोड़ा आगे जाने पर दल को एक बहुत बड़ा रिंगनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। वे उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर से वो स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ी सुरंग जैसे था। काफ़ी देर तक चलने के बाद वे एक विशाल गोलाकार कक्ष में आकर रुक जाते हैं। उस कक्ष के मध्य में एक विशाल टेलीस्कोप लगी थी, और उस टेलीस्कोप के ठीक पीछे एक विशाल आसन पे एक विशाल एलियन का कंकाल पड़ा था। उस कंकाल की छाती की हड्डियां बाहर की तरफ मुड़ी हुई थी, मानो अंदर से फटी पड़ी हो। वो एलियन काफ़ी अरसे पहले मर चुका था। तभी सुपरवाइजर को वहाँ कमरे में एक गड्ढा दिखाई देता है। उधर स्पेसशिप की सिक्योरिटी इंचार्ज और इस मूवी की अहम किरदार रिप्ले जब ट्रांसमिशन को एनालाइज करती है तब उसे पता चलता है कि वो ट्रांसमिशन कोई SOS मैसेज नहीं, बल्कि वो तो एक वार्निंग मैसेज था, इस प्लैनेटॉइड पर न आने का वार्निंग मैसेज। उधर दूसरी तरफ उस प्लैनेटॉइड पर सुपरवाइजर उस गड्ढे में नीचे उतरता है। वो गड्ढा नीचे जाने पर बहुत विशाल गुफा में मिल रहा था। वहाँ चारों ओर ढेर सारे चमड़े के अंडे रखे हुए थे। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो उन अंडों के पास गिर जाता है। उसकी नज़र अंडे के अंदर पड़ती है। अंडे के अंदर एक एलियन जीव पल रहा था। तभी वो अंडा ऊपर से किसी फूल की पंखुड़ी की भांति खुल जाता है।
सुपरवाइजर उसके करीब जाकर उसे छूने ही वाला होता है कि तभी वो एलियन पैरासाइट उसके चेहरे पर हमला कर देता है। कुछ समय बाद बाकी दल सुपरवाइजर को लेकर वापस स्पेसशिप पर पहुंच जाता है। प्राथमिक सैनिटाइजिंग प्रोसीजर के बाद कैप्टन रिप्ले को स्पेसशिप का दरवाजा खोलने बोलता है। रिप्ले पूछती है कि सुपरवाइजर को क्या हो गया है। कैप्टन बताता है कि सुपरवाइजर से कोई पैरासाइट चिपक गया है, उसे तुरंत स्पेसशिप में बने अस्पताल में ले जाना होगा। रिप्ले को जब पता चलता है कि कोई एलियन पैरासाइट सुपरवाइजर से चिपक गया है तो वो दरवाज़ा खोलने से साफ मना कर देती है, क्योंकि उससे पूरा स्पेसशिप इन्फेक्ट हो सकता था। वो कहती है कि सुपरवाइजर और उन सबको वहीं 24 घंटे के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो दरवाज़ा खोल सकती है। कैप्टन चिढ़ते हुए रिप्ले से कहता है कि 24 घंटे में सुपरवाइजर मर सकता है। कैप्टन रिप्ले को दरवाज़ा खोलने का ऑर्डर देता है, पर रिप्ले मना कर देती है। तभी अचानक साइंस ऑफिसर ऐश, जो ये सब सुन रहा होता है, वो मैन्युअली दरवाज़ा खोल देता है। दल स्पेसशिप के अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर अंदर ऑपरेशन थिएटर में ऐश सुपरवाइजर के हेलमेट को जैसे ही काटता है, सुपरवाइजर की हालत देख उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस एलियन जंतु ने सुपरवाइजर के चेहरे को कसकर पकड़ा हुआ था। उन्हें आश्चर्य होता है कि नाक और मुंह उस पैरासाइट से पूरी तरह से ढके होने के बावजूद भी सुपरवाइजर सांस ले पा रहा था। ऐश उस पैरासाइट की एक उंगली को हटाने की कोशिश करता है तो वो पैरासाइट अपनी पूंछ से सुपरवाइजर का गला और जोर से कसने लगता है। ये देख ऐश तुरंत ही अपनी कोशिश रोक देता है। फिर वो सुपरवाइजर के बॉडी का स्कैन करते हैं तो पाते हैं कि उस पैरासाइट ने सुपरवाइजर के गले में अपना एक डंक घुसेड़ रखा है और उसी के माध्यम से वो सुपरवाइजर के शरीर में ऑक्सीजन पहुंचा रहा था। कैप्टन को पैरासाइट की कार्यप्रणाली समझ आने लगती है कि कैसे पैरासाइट अपने शिकार को पैरालाइज करता है, कोमा में डालता है, लेकिन शिकार को मरने नहीं देता। कैप्टन कहता है कि उन्हें तुरंत ही पैरासाइट को काटकर सुपरवाइजर से अलग करना होगा, लेकिन ऐश के एक चीरा लगाते ही पैरासाइट की उंगली से द्रव्य की तेज धार फट पड़ती है। वो द्रव्य फर्श पे गिरते ही फर्श को गलाते हुए दूसरे डेक पर पहुंच जाता है। कैप्टन स्पेसशिप को क्षति से बचाने के लिए धड़धड़ाते हुए निचले डेक पे पहुंचता है। बाकी क्रू मेंबर्स भी उसके पीछे भागते हैं। वो द्रव्य निचले डेक को गलाते हुए उसके नीचे वाले डेक में सिप गया था, पर किस्मत से द्रव्य वहां जाकर थम चुका था। कैप्टन एक पेन के माध्यम से उस द्रव्य को देखकर बताता है कि वो एक बहुत तेज मॉलिक्यूलर एसिड है। इसका मतलब एलियन जंतु की रगों में खून की जगह एसिड बह रहा था और अगर उन्होंने उसे काटने की कोशिश की तो वो एसिड सुपरवाइजर की जान ले लेगा। उधर ऑपरेशन थिएटर में ऐश अकेले में पैरासाइट के सैंपल पर रिसर्च कर रहा होता है। तभी वहां रिप्ले आ जाती है। ऐश अपना रिसर्च उससे छुपाने लगता है। रिप्ले ऐश से कहती है कि वो ऐश से सीनियर है और उसने ऑर्डर की अवहेलना करते हुए स्पेसशिप का दरवाज़ा खोलकर सबकी ज़िंदगी खतरे में डाल दी है। इस पर ऐश रिप्ले से कहता है कि बेहतर होगा कि वो अपना काम देखे और उसे अपना काम करने दे। इतना सुन रिप्ले वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही ऐश गिलास में रखा सारा दूध एक घूंट में पी जाता है। थोड़ी देर बाद ऐश कैप्टन और रिप्ले को मैसेज कर तुरंत ऑपरेशन थिएटर में बुलाता है। ऐश उन दोनों को दिखाता है कि पैरासाइट ने सुपरवाइजर का चेहरा छोड़ दिया था। वे तीनों सावधानीपूर्वक ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करते हैं। वे देखते हैं कि सुपरवाइजर जिंदा था और सांस ले रहा था। वे लोग उस पैरासाइट को ढूंढने लगते हैं। तभी ऊपर से वो पैरासाइट रिप्ले पर गिरता है। ऐश अपने टॉर्च से उस पैरासाइट को छू कर देखता है। वो एकदम से हरकत करता है और फिर से बेजान हो जाता है। ऐश बताता है कि पैरासाइट मर चुका है और वो हरकत सिर्फ जंतु की मांसपेशियों द्वारा किया गया रिफ्लेक्स एक्शन था। रिप्ले बिना समय गवाए उस पैरासाइट को स्पेसशिप से फेंक देने के लिए कहती है, क्योंकि उसके अंदर जो एसिड है वो अभी भी स्पेसशिप के लिए खतरा था। लेकिन ऐश उस पैरासाइट पर रिसर्च करने के लिए और भी टेस्ट करना चाहता था और वो कैप्टन से उस पैरासाइट को रखने की इजाज़त मांगता है। कैप्टन उसे इजाज़त दे देता है। इस बात पर रिप्ले और कैप्टन के बीच बहस होती है। फाइनली कैप्टन कहता है कि अगर स्पेसशिप रिपेयर हो गई है तो उन्हें उस प्लैनेटॉइड से कुछ कर जाना चाहिए और फिर उनका स्पेसशिप उस प्लैनेटॉइड से उड़ जाता है। कुछ देर बाद सुपरवाइजर को होश आ जाता है। वो एकदम तंदुरुस्त लग रहा था और तो और उसे उस पैरासाइट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। सब बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। सुपरवाइजर को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और वो बहुत तेज़ी से बहुत सारा खाना खा रहा था। अचानक खाते खाते वो अटक जाता है। सबको लगता है कि सुपरवाइजर को मिर्गी का दौरा पड़ा है। वे सब सुपरवाइजर को संभाल ही रहे होते हैं कि तभी उसकी छाती से खून का फव्वारा फट पड़ता है और फिर उसकी छाती को फाड़कर एक दूसरा एलियन जीव बाहर निकलता है। पार्कर उस जीव को मारने के लिए छुरी उठा लेता है, लेकिन तभी ऐश उसे रोकते हुए कहता है कि उस जंतु को छूने की गलती मत करना।
इतने में वो जंतु वहाँ से भाग जाता है। फिर वे सब सुपरवाइजर को अंतिम विदाई देते हुए उसके शरीर को अंतरिक्ष में विसर्जित कर देते हैं। ऐश उस एलियन जीव को ट्रैक करने के लिए एक डिवाइस का निर्माण कर चुका था, जिससे उस जीव के पास आते ही उस डिवाइस से बीप की आवाज़ तेज होने लगेगी। कैप्टन सबको हिदायत देता है कि उस जीव को जाल में पकड़कर अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए और कोई भी उसे स्पेसशिप में मारने का जोखिम ना उठाए, क्योंकि उसके शरीर के एसिड से वे लोग मर सकते हैं और स्पेसशिप में छेद भी हो सकता है। और फिर सब लोग उस एलियन जंतु की खोज में स्पेसशिप का चप्पा चप्पा खोजने निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर ढूंढने पर एक लॉकर के सामने पहुंचकर रिप्ले के ट्रैकिंग डिवाइस में बीप की आवाज़ तेज हो जाती है, लेकिन उस लॉकर से उनकी पालतू बिल्ली निकलती है। बिल्ली डर के भाग जाती है। टेक्नीशियन बिल्ली को लाने उसके पीछे चला जाता है। टेक्नीशियन बिल्ली को ढूंढते हुए एक हॉल में पहुंच जाता है, जहां उसे छुपी हुई बिल्ली दिख जाती है। वो बिल्ली को अपने पास बुला ही रहा होता है कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का आभास होता है। वो जैसे ही पीछे पलटता है, उसकी रूह कांप जाती है। उसके ठीक पीछे एक बहुत विशाल एलियन जीव खड़ा था। ये वही एलियन जीव था जो सुपरवाइजर का जिस्म फाड़ कर निकला था और कुछ ही समय में इतना बड़ा हो गया था। वो जीव टेक्नीशियन के अंदर अपना डंक घुसेड़कर उसे अपने साथ ऊपर घसीट के ले जाता है। टेक्नीशियन की चीख सुन के पार्कर और रिप्ले वहां आ जाते हैं। टेक्नीशियन का खून ऊपर से इंजीनियर के ऊपर गिरता है। वो जीव स्पेसशिप के एयर डक्ट में घूम रहा था। कैप्टन इंजीनियर से फ्लेम थ्रोअर लेकर डक्ट में उतर जाता है, लेकिन वहां से जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। इंजीनियर को घटनास्थल से सिर्फ कैप्टन की फ्लेम थ्रोअर मिलती है, न कैप्टन मिलता है और न ही खून की एक भी बूंद। नेविगेटर रोते हुए कहती है कि उन्हें इस स्पेसशिप को त्याग देना चाहिए और शटल में बैठकर वहां से उड़ जाना चाहिए और फिर उन्हें अंतरिक्ष में कोई दूसरा यान पिक कर लेगा। रिप्ले बताती है कि शटल 4 लोगों को नहीं ले जा सकता। रिप्ले ऐश से पूछती है कि साइंस ऑफिसर होने के नाते क्या उसके पास कोई सजेशन है। ऐश कहता है कि वो अभी भी सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा है, अभी वो कुछ नहीं कह सकता। रिप्ले को शक होता है कि ऐश उससे कुछ छुपा रहा है। वो खुद ही मदर से एलियन की जानकारी निकालने की कोशिश करती है। जानकारी निकालते वक्त उसे किसी स्पेशल ऑर्डर के बारे में पता चलता है जो सिर्फ ऐश को दिया गया था। उस ऑर्डर के अनुसार ऐश को उस एलियन जीव को जिंदा पकड़कर वेलैंड यूटानी कॉर्पोरेशन के हवाले करना था। रिप्ले ऐश से इस बारे में पूछती है। राज खुलता देख अचानक ऐश के हाव भाव बदल जाते हैं। रिप्ले देखती है कि ऐश के माथे से पसीने की जगह दूध चूह रहा था। अचानक ऐश रिप्ले पर अमानवीय शक्ति से हमला करता है। वो उसे जान से मार ही डालता कि तभी इंजीनियर और नेविगेटर आकर ऐश को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐश अकेला इन तीनों पर भारी पड़ रहा था। इंजीनियर मेटल सिलेंडर से ऐश पर जोरदार वार करता है। उस वार से ऐश का सिर धड़ से अलग हो जाता है, पर यह क्या, ऐश तो अंदर से एक रोबोट निकलता है। उसके शरीर में खून की जगह दूध जैसा सफ़ेद लिक्विड बह रहा था। किसी तरह वे ऐश पर काबू पा लेते हैं और उसे निष्क्रिय कर देते हैं। रिप्ले को ऐश से कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए वो इंजीनियर से ऐश को बोलने लायक रिपेयर करने को बोलती है। ऐश के वापस चालू होने पर रिप्ले उससे पूछती है कि ये सारा माजरा क्या है। ऐश उसे सब बताता जाता है। दरअसल उनके स्पेसशिप के थेडस ग्रह से निकलने से पहले ही कंपनी को उस प्लैनेटॉइड से आने वाला ट्रांसमिशन मिल गया था और उन्होंने उसे डिकोड भी कर लिया था। उन्हें पहले से ही उस एलियन जीव के बारे में जानकारी थी और वे उस एलियन जीव को हथियार बनाने के लिए उस पर रिसर्च करना चाहते थे। उन्होंने नॉस्ट्रोमो स्पेसशिप को जानबूझकर उसी मार्ग से पृथ्वी की तरफ भेजा जिस रास्ते में वो प्लैनेटॉइड पड़ता है और उस एलियन जीव को वहां से सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी ऐश को दी गई थी। अगर इस मिशन में किसी क्रू मेंबर की जान भी चली जाए तब भी ये मिशन नहीं रुकना चाहिए था। इस मिशन के आगे क्रू मेंबर्स की जान के कोई मायने नहीं थे। ये सुनकर रिप्ले को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। खुद को काबू में रखते हुए वो ऐश से उस एलियन को मारने का तरीका पूछती है। अपनी दूध भरी आवाज में ऐश कहता है कि एलियन जीव को मारा नहीं जा सकता। उसके पूरे शरीर की बनावट ही एक हथियार की तरह है। वो किसी भी अनजान वातावरण में खुद को जिंदा रख सकता है और किसी भी परिस्थिति में खुद का सर्वाइवल कर सकता है। ये एलियन जीव एक परफेक्ट ऑर्गेनिज्म है। ये सुनकर रिप्ले एक तेज झटके से ऐश का तार खींचकर उसे डीएक्टिवेट कर देती है। क्योंकि अब वे सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, रिप्ले पार्कर से कहती है कि वे तीनों शटल से निकल जाएंगे और इस पूरे स्पेसशिप को ही धमाके से उड़ा देंगे। जाते जाते इंजीनियर अपनी फ्लेम थ्रोअर की तेज लपट से ऐश के मुंह में लगे दूध को सीधे घी में बदल देता है। वहां से निकलने की तैयारी करते वक्त पार्कर बताता है कि एक बार एक्सप्लोजिव एक्टिवेट करने के बाद उनके पास 10 मिनट का वक्त होगा स्पेसशिप छोड़ने के लिए।
इसके बाद रिप्ले उन दोनों को नीचे की डेक से कुछ ज़रूरी चीज़ें लाने भेज देती है और तब तक वो खुद शटल को फ्लाइट के लिए तैयार करने चली जाती है। रास्ते में उसे बिल्ली भी मिल जाती है। उधर कूलेंट सिलेंडर जमा कर रहे इंजीनियर और नेविगेटर पर एलियन हमला कर देता है और उन्हें मौत के घाट उतारता है। ये सारी घटना की आवाज़ें रिप्ले कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से सुन रही होती है। वो उनकी मदद के लिए उनकी ओर भागती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो सामने इंजीनियर की लाश 2 टुकड़ों में पड़ी देख वो सिहर जाती है। इसके तुरंत बाद वो बेतहाशा भागते हुए जाकर स्पेसशिप में लगे न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव को एक्टिवेट कर देती है। स्पेसशिप अब मात्र 10 मिनट में तबाह होने वाला था। फिर वो स्पेसशिप के सबसे निचले डेक पे जाती है। वहाँ उसे किसी की आवाज़ आ रही थी। वो अचानक से कैप्टन को जिंदा दीवार पे किसी भारी चिपचिपे पदार्थ में चिपका हुआ पाती है। उसे नेविगेटर की लाश भी वहीं ऊपर ही चिपकी हुई दिखती है। एलियन ने उन दोनों को ब्रीडिंग के लिए जिंदा रखा था। कैप्टन दर्द से कराते हुए मौत की भीख मांग रहा था। रिप्ले अपने जज्बातों पे काबू करते हुए उन दोनों के शरीर को जला देती है। न्यूक्लियर बॉम्ब फटने में अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे। रिप्ले बिल्ली को लेकर तेजी से शटल की ओर भागती है। वो शटल में पहुंचती है तब सिर्फ 1 मिनट बचा होता है। 15 सेकंड पहले शटल स्पेसशिप के नीचे से हटता है और वक्त पूरा होते ही स्पेसशिप महाविराट न्यूक्लियर धमाके के साथ फट जाता है। रिप्ले अपनी आंखों से स्पेसशिप को तबाह होते हुए देखती है। वो थक हार कर अपनी सीट में पड़ी हुई थी। फिर वो स्लीपिंग चैम्बर में सोने जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी उसे शटल में वही एलियन दिखाई देता है। वो रिप्ले के शटल में घुसने से पहले ही वहाँ छुप गया था। एलियन जीव उस पर हमला करने ही वाला है। तभी वो शटल का दरवाज़ा खोल देती है। एलियन जीव उड़ जाता है, लेकिन तभी जीव खुद को अपने हाथ अड़ाकर रोक लेता है। वो दोबारा इंजन से घुसकर शटल के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रिप्ले इंजन को चालू कर एलियन को जलाकर मार देती है और शटल से दूर अंतरिक्ष में गिरा देती है। स्लीपिंग चैम्बर में जाने से पहले वो एक रिकॉर्डेड मैसेज ब्रॉडकास्ट करती है, जिसमें वो बताती है कि स्पेसशिप के अन्य क्रू मेंबर्स मर चुके हैं और उनकी स्पेसशिप और रिफाइनरी तबाह हो चुके हैं। वो अगले 6 हफ्तों में फ्रंटियर पहुंच जाएगी। उसे उम्मीद है किस्मत से कोई स्पेसशिप उसे पिक कर लेगा। इसके बाद वो जाकर स्लीपिंग चैम्बर में सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। वेलैंड यूटानी से एक आदमी उससे मिलने आता है। वो आदमी उसे बताता है कि वो 57 साल तक स्पेस में भटक रही थी और उसका नसीब ही समझो कि एक कमर्शियल स्पेसशिप को उसका शटल दिख गया। रिप्ले उसे उस प्लेनेटॉइड पर जाने के बाद क्या हुआ वो सब बताती है, जिस पर वो आदमी रिप्ले से कहता है कि यह असंभव है, क्योंकि पिछले 20 सालों से इंसान उस प्लेनेटॉइड पर कॉलोनी बना के रह रहा है और अब तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। ये सुनकर आश्चर्य और डर से रिप्ले को भारी सदमा लगता है। तभी उसे अपने छाती में असहनीय दर्द होने लगता है। रिप्ले गाउन उठाकर अपना पेट देखती है तो उसे अपने पेट के अंदर हलचल दिखाई देती है और यहीं पर यह मूवी समाप्त होती है। रिप्ले बच पाई या नहीं, उस प्लेनेटॉइड पर बसी कॉलोनी का क्या रहस्य है, ये जानने के लिए देखें इस मूवी का अगला भाग एलियन पार्ट 2।